हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। स्वागत है आपका इस नई क्लास में। इसके पहले हम लोगों ने 20 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था और हमारी सीरीज जो है वो 30 क्वेश्चंस की चलती है। सो आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है वो है अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टॉल बिल्डिंग एट 9.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अलोंग, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड्स। रिमेंबर इट, यहाँ पे हमें जो दिया गया है वो हमें सिर्फ एक वैल्यू दी गई है, वो दी गई है एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन कितना है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्चुअल में अगर इसका फिगर बनाओगे या अगर इसके फिगर को इमेजिन करोगे तो लिखा गया अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टॉल बिल्डिंग। एक कोई बिल्डिंग है, उसकी बिल्डिंग की अगर ये छत है तो यहाँ पे एक कोई कोई आदमी खड़ा होगा या कोई बच्चा खड़ा होगा जिसने एक बॉल को क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। ठीक है, और ये बॉल जो है वो नीचे आ रही है। तो ये जो एक्सेलरेशन आप देख रहे हो, ठीक है, जिसकी वैल्यू दी गई है कितनी, a इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्चुअल में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। क्यों? क्योंकि ये नीचे आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अब आपसे कहा गया है कि 3 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो टाइमिंग आपको कितनी दी गई है? वो दी गई है 3 सेकंड। कितनी दी गई है? 3 सेकंड। रिमेंबर इट, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस कंडीशन में एकदम टॉप पे, इस कंडीशन में जहां से वो बॉल को छोड़ा जा रहा है, इस कंडीशन में अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, तो वो आप लोग जल्दी से बताइए क्या होगी। यहां पे आप क्या लोगे? इनिशियल वेलोसिटी लोगे या फाइनल वेलोसिटी लोगे? तो सिंपल सी बात है भैया, बॉल को हमने वहां से ड्रॉप करा है, ये लड़के ने बॉल को यहां से ड्रॉप करा है। तो यहां से ड्रॉप करने की वजह से यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी होगी उसकी वो कितनी होगी? वो 0 होगी। और आपसे पूछा है कि आफ्टर 3 सेकंड जो वेलोसिटी है वो फाइंड आउट करनी है, यानी v की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? v की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब देखिए, चूंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है उसी के डायरेक्शन में ये वर्क हो रहा है, या आप कह सकते हो बॉल जो है वो किस पे आ रहा है? अर्थ के सरफेस पे आ रहा है, इसलिए जो हमारा एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव लिया जाएगा। वो कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, यानी प्लस रहेगा। क्लियर हो गया? तो ये इतने कॉन्सेप्ट्स हैं। याद रखिए, अगर आप कोई बॉल अपवर्ड फेंकते हो यानी ऊपर की तरफ फेंकते हो, देन आपका एक्सेलरेशन जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये अगेंस्ट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वर्क करने के नाते ये जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहां से आपको एक इक्वेशन मिलेगा, बहुत सिंपल सा। ये चारों वैल्यू किस इक्वेशन में आते हैं? तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी। मैंने प्लस एटी क्यों ले लिया? क्योंकि भैया हम नीचे की तरफ बॉल को छोड़ रहे हैं, या जो बॉल छोड़ी जा रही है वो नीचे की तरफ छोड़ी जा रही है। सो दैट्स वाई यहां पे हो जाएगा v इज इक्वल्स टू यू की वैल्यू है 0, a की वैल्यू है 9.8 एंड t की वैल्यू है 3। मल्टीप्लाई करा दो तो 8 3 जा 24 हो गया, तो कैरी करेगा 2 एंड 3 9 जा 27, 27 एंड 2 कितना हो जाएगा? 29। तो ये हो जाएगा 29.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखिए, यहाँ पे वैल्यू जो है अगर ये पर लग गया है तो ये माइनस में नहीं रहेगा, तो आप लोग ऑप्शन जो है वो थोड़ा सा सही लिख लीजिएगा। या तो देखो, ये सारी ऑप्शन जो है वो थोड़ा सा रॉन्ग लिखे गए हैं, थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि अगर ये माइनस लगा देंगे तो वहां पे ये जो पर का सिंबल है ये नहीं रहना चाहिए, या अगर पर आप नहीं लगाते हैं देन माइनस आपका करेक्ट आंसर। ठीक है ना? सो इसको आप लोग थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। ठीक है ना? तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहां पे नहीं होने वाला है, क्योंकि हमसे पूछा गया है वेलोसिटी। तो एक्चुअल में वेलोसिटी का जो ये होता है, फॉर्मूला होता है, वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं होता है, या यूनिट जो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं होती, ये क्या होती है? मीटर पर सेकंड होती है। तो ये यूनिट थोड़ी सी रॉन्ग लिखी गई है, आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये मिस्टेक हो गया था। ठीक है, चलिए कोई नहीं। और हाँ, जो लोग हमसे पहली बार जुड़े हैं वो लोग प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे उनको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। याद रखिए, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा ऐप नहीं इंस्टॉल किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे द जोरावर क्लासेस ऐप की लिंक मिलेगी, आप डायरेक्ट जा करके गूगल प्ले स्टोर के ऊपर द जोरावर क्लासेस सर्च कर सकते हैं और उसमें अपने आप को इनरोल करा लीजिए, जहां पे आपके मॉक टेस्ट एंड साथ ही साथ जो केबीएस पीआरटी का कोर्स है वो आपको अवेलेबल करा दिया गया है। 1 जुलाई से उस कोर्स की प्राइस इंक्रीज हो जानी है। अभी उस कोर्स की प्राइस केवल 2999 है। ठीक है, और 1 जुलाई से ये 3999 हो जानी है। सो प्लीज
आप जल्दी से जल्दी इस चीज को कर लीजिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन भी मिलता रहे और आप जल्दी से, देखिए 600 से 700 बच्चों ने हमारे पास पहले से इनरोल कर लिया है, तो अब ये बच्चे उस कोर्स के अंदर के 300 प्लस वीडियो को पहले पढ़ लेंगे अच्छे से, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन को तैयार कर रहे होंगे। ठीक है, अब आप नोटिफिकेशन के टाइम पे अगर आप सोचो कि नोटिफिकेशन के टाइम पे मैं कोर्स लूंगा, तो आपको तो एक तो कोर्स महंगा पड़ेगा, दूसरी चीज ध्यान से समझिए, आप इन 700 बच्चों से पीछे हो जाओगे। ठीक है, तीसरी चीज, जब ये बच्चे क्वेश्चन कर रहे होंगे तब आप 300 प्लस वीडियो पढ़ रहे होंगे। अब आप खुद इतने होशियार हो क्योंकि आपने सीटेट क्वालिफाई कराया, आप अच्छे से जानते हो कि अगर आप केवल 300 प्लस वीडियो को पढ़ रहे होगे नोटिफिकेशन के बाद के 90 दिनों में, तो आप क्वेश्चन कब लगाओगे? और जो बच्चा क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस कर रहा है, ये वीडियो खत्म कर चुका है, वो ऑब्वियस सी बात है आपसे आगे रहेगा। तो आप अपने आप में समझदार हैं, आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो बहुत सिंपल सी प्रोसेस है, आपको ऐप के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पे द जोरावर क्लासेस ऐप का लिंक है, उसमें क्लिक कीजिए, आप के मोबाइल में वो ऐप इंस्टॉल हो जाएगा, अपनी आईडी वहां पे जनरेट कीजिए और अपने आप को उस कोर्स की डेमो क्लासेस तक ले जाइए और देखिए डेमो क्लासेस, देन आप डिसाइड कीजिए कि आपको उन 700 के साथ आना है या 700 के बाद आना है, ये इट्स अप टू यू। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने आ रहा है। ठीक है, बहुत इजी सा है। Which of the following is a vector quantity? आपको बताना है नीचे दिए गए में से कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो कि वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है सदिश राशि। हिंदी में अगर देखोगे आप तो इसे हम क्या कहते हैं? सदिश राशि बोलते हैं। ठीक है, मतलब जिसकी दिशा निर्धारित हो। ध्यान रखिए, वेक्टर क्वांटिटी, अगर आप वेक्टर क्वांटिटी की बात करो, चूंकि हम लोग दोस्तों ऐसे पढ़ते हैं कि कोई भी एक चीज आती है तो उसका पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने इस क्वेश्चन का आंसर बताया और हम निकल लिए, ऐसा नहीं करना होता है। हम उस पूरी चीज को डिटेल में एनालिसिस करते हैं, जिससे अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड कभी भी आपसे एग्जाम में टकराए तो आप उसको गलत ना करिए। ठीक है, चलिए, तो वेक्टर क्वांटिटी जो है, इसमें हमारा जो वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसमें डायरेक्शन के साथ साथ, डायरेक्शन बहुत ज्यादा मैटर करता है इस क्वांटिटी के अंदर, डायरेक्शन भी होता है, और इसमें दूसरी जो चीज होती है वो होती है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड, अब देखिए मैग्नीट्यूड तो आपका स्केलर में भी होता है, स्केलर में भी मैग्नीट्यूड होता है, बट डायरेक्शन नहीं होता है। मैग्नीट्यूड जो है वो आपके स्केलर में होता है, लेकिन जो डायरेक्शन है वो नहीं होता है। ठीक है ना, डायरेक्शन मैटर नहीं करता है। सो इसीलिए जब आपको कहीं भी, देखिए वेक्टर क्वांटिटी के अंदर ये जो दूरी दी गई है और जो डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो वेक्टर क्वांटिटी में डिस्प्लेसमेंट आता है। क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट आता है। ठीक है, और स्केलर क्वांटिटी के अंदर डिस्टेंस आती है। क्या आती है? डिस्टेंस आती है। क्लियर हो गया? ठीक है, क्लियर हो गया। देखिए यहां पे इसीलिए हिंदी में जो है वो प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, प्रॉब्लम हिंदी में इसलिए क्रिएट होती है क्योंकि यहां पे लिखा गया है स्पीड और यहां पे लिखी गई है गति। ठीक है, तो अगर आप हिंदी में याद करके गए हो कि गति को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, ऐसा ध्यान से सुनिएगा, चाल और गति दो चीजें होती है। चाल को स्पीड कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, और वेलोसिटी को हम गति कहते हैं। ठीक है, वेलोसिटी को क्या कहते हैं? गति कहते हैं। तो बच्चे याद करके गए हैं, गति को हम सदिश राशि कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन में आ गया गति, तो वो हिंदी के अकॉर्डिंग तो गलत कर दोगे ना आप। अब आपसे कोर्ट में भी जो भी बात आप रखने जाओगे वो इंग्लिश के बेस पे रखने जाओगे, तो इंग्लिश में इसने स्पीड दे रखा है, इसलिए ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो रॉन्ग हो जाएगा। रिमेंबर इट, हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? सेकंड ऑप्शन। इसका मतलब स्पीड जो है वो भी स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड जो है वो भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। एंड वेलोसिटी जो है वो क्या हो गई है? वो वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। अब आती है बात काइनेटिक एनर्जी की, तो बताओ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर होता है ये फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का। एंड दूसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एम जी एच। रिमेंबर इट, किसी भी बॉडी का, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो टोटल एनर्जी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, देखिए इसका आंसर तो आपको पता चल गया, डिस्प्लेसमेंट होगा।
मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, किसी भी बॉडी के जो टोटल एनर्जी होती है वो ऑलवेज कांस्टेंट होती है। टोटल एनर्जी जो होती है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का, एक मिनट, ये थोड़ा सा रॉन्ग सिंबल बन गया है ना, इसको सही कर लेते हैं। देखो, ये हमारी एनर्जी हो गई काइनेटिक की और पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का जो सम होता है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो सम होता है वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसे ही ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, याद रखिएगा। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं कि किसी भी पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी है और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो दोनों का जो सम होता है वो कांस्टेंट माना जाता है किसी भी पॉइंट पे। जैसे मान लीजिए अगर मैं एक बॉल को, अभी एक बच्चे को हम लोगों ने एग्जांपल में देखा था कि एक बच्चे ने क्या किया था, एक बॉल को एक हाइट से उसने छोड़ दिया था। तो ध्यान से समझिएगा, इसी एग्जांपल में मैं समझाता हूं आपको कि एक बॉल को जब आप यहां से छोड़ रहे हो और बॉल जब नीचे तक आ रही है अर्थ पे, तो इसके बीच में हमेशा एनर्जी कांस्टेंट कब रहती है, ध्यान समझिएगा। अगर आप इस इनिशियल मोमेंट पे बात करोगे तो इनिशियल मोमेंट पे चूंकि आपकी जो व्यू है वो क्या है, वो जीरो है, यानी कि जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, जीरो है। तो अगर वेलोसिटी जीरो है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो जीरो होगी। सो हम इस कंडीशन में कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो डिपेंड करती है वेलोसिटी के ऊपर। तो आप इस फॉर्मूले से डायरेक्ट भी बोल सकते हो काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू वी, ठीक है, या वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है वी स्क्वायर के। वी स्क्वायर अगर वेलोसिटी चेंज होगी देन उसकी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी बॉडी की, ठीक है, क्योंकि मास तो सेम है, चाहे वो ऊपर हो चाहे वो नीचे हो। मान लो दोनों जगह पे एक ही किलो की चीज को हम छोड़ रहे हैं ऊपर से। अब इस कंडीशन में अगर आप देखोगे दूसरा जो फार्मूला होता है, जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है, वो होता है mgh। तो भैया देखो, ग्रेविटी भी आपकी चेंज नहीं होने वाली, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है वो भी चेंज नहीं होने वाला है, मास भी चेंज नहीं होने वाला। चेंज क्या होगा, हाइट। हाइट कैसे चेंज होगी, देखो यहां पे ये मैक्सिमम हाइट पे है, ठीक है, अगर आप इसको देखोगे तो ये यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे है, तो h जो हो गया वो इसका मैक्सिमम हो गया। तो इस कंडीशन में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। अगर ये पिंड थोड़ी देर चला, मान लो इस पॉइंट पे आया, ठीक है, ये पॉइंट नंबर 2 है, ये पॉइंट नंबर 1 है, ध्यान से समझिएगा मैं जो समझा रहा हूं। तो अगर यहां पे देखोगे, इन दोनों को जोड़ोगे, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, तो आपको यहां पे मैक्सिमम प्लस जीरो मिलेगा। ध्यान से समझिएगा, मैक्सिमम प्लस जीरो मतलब मैक्सिमम, ऐसे आप समझिए। दूसरे पॉइंट पे चूंकि हाइट अगर हम आधी ले लें, हाइट अगर आधी ले लें, तो इस समय जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसका फार्मूला होता है एम जी इंटू एच, की जगह पे h/2 ले लेंगे, यानी कि पहले जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो मैक्सिमम थी, तो मैक्सिमम की आधी हो जाएगी, तो यहां पे हो गया मैक्सिमम का आधा, ठीक है। अब अगर यहां पे हम वेलोसिटी ले लें तो इसकी कुछ वेलोसिटी भी आ जाएगी, ध्यान रखिएगा, यहां पे जीरो था बट यहां पे इसकी वेलोसिटी जो हो जाएगी वो कुछ ना कुछ आ ही जाएगी। मान लीजिए मैंने 10 ले लिया, ठीक है, याद रखिएगा यहां पे हमने क्या ले लिया, 10 ले लिया। तो इस केस में क्या हो जाता है कि जब हम कुछ ले लेते हैं तो यहां पे भी कुछ मैक्सिमम का आधा ही हमें काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो प्रोवाइड होती है। तो अब देखो, मैक्सिमम का आधा इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको फिर मैक्सिमम मिल जाएगा। यानी कि कांस्टेंट जो मैक्सिमम है वो हमेशा है, चाहे इस पोजीशन पे चाहे इस पोजीशन में। एंड लास्ट में यहाँ पे हमने यू लिया था, लास्ट में इसकी फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो भी कुछ सबसे ज्यादा होगी, जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो सबसे ज्यादा होगी, और इस केस में जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो मैक्सिमम होगा। तो आपसे सवाल भी पूछा जाता है कि जो गतिज ऊर्जा होती है, अगर किसी पिंड को हम ऊपर से नीचे तक छोड़ रहे हैं तो गतिज ऊर्जा कब सबसे ज्यादा होगी, तो गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा जब पिंड जो है वो धरती से टकराने वाला होता है, उस समय सबसे ज्यादा उसकी गतिज ऊर्जा होती है। और उसकी स्थितिज ऊर्जा जो होती है जब टकराने वाला होता है, तब की बात कर रहा हूं मैं, तब उस समय इसकी स्थितिज ऊर्जा जीरो होती है। और इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो फिर हमें मैक्सिमम मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो कांस्टेंट होता है। ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है वो यही है कि किसी भी पॉइंट पे
जो टोटल एनर्जी होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है। इज इट क्लियर? तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एंड रिमेंबर इट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में ये दूसरे पॉइंट से आपसे पूछा गया था क्वेश्चन कि अगर किसी भी पिंड को, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम s2 हाइट तक यानी आधी हाइट पे ले आए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी और उसकी पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन होगा। तो याद रखिए दोनों इक्वल होते हैं, यहां भी मैक्सिमम का आधा है, यहां भी मैक्सिमम का आधा है, तो ये दोनों इक्वल होते हैं। हाँ याद रखिए इस केस में भी इनका जो कांस्टेंट होगा यानी इनका जो सम होगा वो दोनों क्या होगा, मैक्सिमम ही होगा, क्योंकि मैक्सिमम का आधा और मैक्सिमम का आधा जब हम ऐड करेंगे तो वो क्या मिलेगा, वो मैक्सिमम ही मिलेगा। इज इट क्लियर? तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस तरह से हम पोस्टमार्टम करते हैं किसी भी चीज का, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत जरूरी ये चीज बन जाती है कि आप किसी भी चीज को सीखो तो उसकी पूरी डेप्थ तक आपको पता होना चाहिए, उसकी पूरी डेप्थ आपको समझ में आनी चाहिए, जिससे आपको वो आगे चल के बहुत ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द मिल्क इज चर्न वैगोरसली द क्रीम फ्रॉम इट्स सेपरेटेड आउट ड्यू टू। तो जो क्रीम होता है जब हम किसी भी दूध को मथते हैं, चर्न का मतलब होता है मथना, ठीक है, मतलब उसको घुमाना। जैसे अगर कोई लोग गांव से बिलोंग करते हो, पहले गांव के टाइम पे मैं आपको बताऊं कि गांव के टाइम पे क्या कहता है, ऐसे मान लो किसी पॉट में, किसी भी बर्तन में ये रखा रहता था, जो दूध है वो मान लो इसके अंदर रखा रहता था, ठीक है। तो इस पॉट के अंदर एक हम ऐसे मथनी डालते थे और वो क्या होती थी, वो ऐसे ऊपर ऐसे खूब बड़ा सा होती, इसमें रस्सी बांधी रहती थी और वो रस्सी कोई एक आदमी जो है वो यहाँ पे बैठ के चला रहा होता था, ठीक है, कोई भी पकड़े रहा होता था अपने दोनों हाथों से, ठीक है। ऐसे जब कृष्ण कन्हैया वाला लीला देखोगे तो यशोदा माता इसको रस्सी को चला रही होती है, तो जब दोनों तरफ से चला रही होती है ना इसको, तो चर्न कर रही होती है, तो वो जो मथने में जो क्रीम होती है वो ऊपर आकर के ये जो मथनी होती है इसके ऊपर ऐसे जम जाती है, फिर इसको ये लोग बाहर निकाल लेते हैं और इसी पे जो जमी हुई क्रीम होती है उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो याद रखिए कि इसी तरीके से चर्न करने से क्या होता है, उसमें जो क्रीम होती है वो ऊपर आ जाती है। अब इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। लिखा गया है कि पहला ऑप्शन ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आपको बताना है ये जो प्रोसेस है इसे हम क्या कहते हैं। तो इस प्रोसेस को हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज करते हैं। रिमेंबर इट, ये जो प्रोसेस है इसका यूज कई जगहों पे हमारे डेली लाइफ में होता है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके घरों में वॉशिंग मशीन होगी, ध्यान से समझिएगा, आपके घरों में वॉशिंग मशीन होगी और वॉशिंग मशीन के अंदर क्या होता है कि जो हमारे सूखे कपड़े, जो गीले कपड़े होते हैं उनको सूखा बनाने के लिए, ठीक है, जो वेट क्लोथ्स होते हैं उनको सूखा बनाने के लिए जब आप उनको देखोगे तो जिस तरह से उसका घुमाना होता है वही उसी को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जिस तरह से वो सूखे कपड़े को घुमा करके हम लोग उसको गीले कपड़े को घुमा करके सुखाने की प्रोसेस देखते हैं मशीन के अंदर, वही प्रोसेस होती है बटर से या कह सकते हो मिल्क से क्रीम को बाहर लाने के लिए। अब देखिए मिल्क से क्रीम का जो बाहर आना होता है, तो मिल्क में यानी लिक्विड होता है, तो मिल्क में कुछ सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो कि छानने से, या जैसे हम लोग जब दूध को छानते हैं, ठीक है, फिल्ट्रेशन करते हैं, उस प्रोसेस में वो सॉलिड पार्टिकल बाहर नहीं आ सकते हैं। फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से सॉलिड पार्टिकल बाहर नहीं आ सकते हैं। उन सॉलिड पार्टिकल्स को बाहर लाने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज करते हैं। रिमेंबर इट, मैं क्या समझा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछे कि अगर कोई लिक्विड है और उसके फिल्ट्रेशन के बाद, लिक्विड के फिल्ट्रेशन के बाद, ठीक है, उसकी सॉलिड पार्टिकल जो है वो बाहर नहीं आया, तो किस प्रोसेस से वो बाहर आ सकता है। तो एक ऐसी अगली जो प्रोसेस होती है वो होती है सेंट्रीफ्यूगेशन होती है, सेंट्रीफ्यूगेशन होती है जिसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, केंद्र प्रसारक ऐसे कुछ कहते हैं, हाँ केंद्र प्रसारक बल कहते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशनल चीज को हम यूज करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में। तो पहला एग्जांपल तो आपका हो गया मिल्क से क्रीम को, दूसरा हो गया वॉशिंग मशीन में जो कपड़े होते हैं, वेट क्लोथ होते हैं, इनको ड्राई करने के लिए, इनको सूखा निकालने के लिए, या कह सकते हो कि पानी को अलग करने के लिए, पानी को निचोड़ने के लिए हम इनका यूज करते हैं, ठीक है ना, स्क्वीज करने के लिए पानी को हम
यूज करते हैं। दूसरा जो इसका सबसे ज्यादा यूज होता है, आप लोग अपने अगल बगल देखे होंगे, जो लेबोरेटरीज होती हैं जहां पे ब्लड का टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, उसके बाद यूरिन टेस्ट होता है, ठीक है, यूरिन टेस्ट होता है, वहां पे इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा कि इसके यूजेस कहाँ होते हैं, कहां कहां पे इस प्रोसेस से हमको क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हैं इनके यूजेस, और आपको पता होना चाहिए कि जो लिक्विड के सॉलिड पार्टिकल फिल्ट्रेशन के थ्रू बाहर नहीं आ सकते हैं, उन लिक्विड के सॉलिड पार्टिकल्स को बाहर लाने के लिए सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस को हम यूज करते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। एंड दोस्तों, अगर आप लोग हमसे पहली बार जुड़े हो तो प्लीज आप लोग अपना नाम और अपना पोस्ट इस नंबर पे हमें सेंड कर सकते हैं, जिससे आपको एक व्हाट्सएप के ब्रॉडकास्ट ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा और आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन प्रोवाइड होती रहेगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। लिखा गया है, अ मैन इन अ ट्रेन मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी ड्रॉप्स अ बॉल ऑन द प्लेटफॉर्म। एक आदमी है जो एक चलती हुई ट्रेन में बैठा हुआ है, ठीक है, और उसने एक बॉल को प्लेटफॉर्म के ऊपर ड्रॉप कर दिया। जैसे अभी पढ़ लेते हैं पूरा, फिर मैं आपको फिगर के थ्रू समझाता हूं। द पाथ ऑफ द बॉल एज सीन बाई एन ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। अब एक ऑब्जर्वर है जो कि प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ है। सपोज कीजिए कि ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है, कोई प्लेटफॉर्म है इस तरह से, और इस पे एक आदमी खड़ा है, इस पे एक आदमी क्या है, खड़ा है, ठीक है, और ट्रेन जो है वो निकल रही है सामने से। तो ट्रेन जो है, मान लो ये ट्रेन आपकी निकल रही है सामने से, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसमें एक आदमी बैठा हुआ है जिसने क्या किया कि बॉल को प्लेटफॉर्म पे ड्रॉप किया। तो भैया ट्रेन तो आगे निकल रही है, तो ट्रेन मान लो यहां पहुंच जाएगी। अब ये बॉल का जो प्रोसेस है वो कुछ इस तरह से बनेगा, बॉल गिरा तो यही है, लेकिन वो सीधे उसी आदमी के हाथ में जाके बनेगा। लेकिन अगर कंडीशन है कि ट्रेन जो है वो कांस्टेंट स्पीड से चलनी चाहिए, तो ये जो बंदा देख रहा है, इसको ये बाल का जो पाथ है वो कैसा दिखेगा, तो ये पैराबोला के तरह से दिखेगा, ठीक है ना। इसको कैसा दिखेगा, पैराबोला की तरह से दिखेगा, एक परवलय तरीके से दिखेगा। देखो ये ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन है, अगर आप इस चीज को समझोगे तभी इसका आंसर कर पाओगे, और अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी ना तो कभी आंसर नहीं कर पाओगे। प्रैक्टिकली क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो लोग कहते हैं सर हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है। बिल्कुल सिलेबस के अंदर है, क्योंकि आपकी मोशन का जो टॉपिक है वो आपके इस सिलेबस के अंदर है। तो इस चीज को ध्यान दीजिए, और ये लॉ इनर्शिया से कनेक्ट करता है कहीं ना कहीं, क्योंकि जब हम बॉल को छोड़ते हैं, जैसे आप कभी साइकिल ही चला रहे हो, ध्यान से समझिएगा, अगर आप कभी साइकिल चला रहे हो, ठीक है, और साइकिल चलाते चलाते आपने कोई बॉल फेंका जमीन पे, और आपकी जो साइकिल की स्पीड है वो एकदम यूनिफॉर्म मोशन में है, एक समान गति में है। उस समय जो बॉल आपने फेंका, तो फेंका तो आपने दूसरी जगह था, लेकिन फिर भी बॉल आपके हाथ में आई थी और आपने साइकिल लेके आगे बढ़ गया। आप साइकिल को तो आगे बढ़ा लिए, फिर भी बॉल आपके हाथ में आई थी। इसे बोलते हैं वो मोशन के थ्रू, इनर्शिया जो होता है उसी के थ्रू, क्योंकि जिस मोशन से आपने फेंका था तो बॉल उसी मोशन को कैच कर लिया और उसी साथ ही साथ आपके साथ ही साथ चलता वो चला गया है, ठीक है। तो इसलिए वो बॉल आपके हाथ में आई है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा, ठीक है। तो जो पाथ होगा वो कैसा होगा, सर्कुलर, सॉरी पैराबोला होगा। याद रखिए स्ट्रेट लाइन इज नॉट पॉसिबल, स्ट्रेट लाइन होगा तो बॉल गिर जाएगी वहीं पे। दूसरी चीज है सर्किल नहीं हो सकता है, सर्किल का पाथ नहीं होता, पैराबोला होता है। पैराबोला कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, ऐसे ही होता है, बस इतना सा, बस यही पाथ होता है, ठीक है। मतलब कंप्लीट नहीं होता है, ना हाफ सर्किल होता है ना फुल सर्किल होता है, सिर्फ इतना सा पैराबोला का एक शेप होता है, आप ये जान दीजिए, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, परवलय हो जाएगा। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द फाइनल क्वेश्चन ऑफ द डे। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज। तो जो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, जो मास और वेलोसिटी का गुणनफल होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो बहुत आसान है, जल्दी से बताइए क्या कहते हैं इसको, ठीक है। तो आपको पता भी होगा, मास को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। क्लियर हो गया। P इज इक्वल्स टू एम वी, आप पढ़े भी होंगे, P इज इक्वल्स टू एम वी, द्रव्यमान गुणे वेग को ही हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। क्लियर है। अब देखिए इसमें जो लिखा गया है आवेग, इसे I से रिप्रेजेंट करते हैं,
किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस है, फिर वेलोसिटी है। रिमेंबर इट, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड आप लोगों को डिसाइड कर लेना है कि आप 700 के साथ चलना चाहते हो या 700 के बाद चलना चाहते हो, इट्स अप टू यू। ठीक है, क्योंकि हमने तो 700 के साथ चलना शुरू कर दिया है, आप साथ आ रहे हैं, आपके भी साथ हम चलेंगे। बट याद रखिए, जितना आप लेट करते जाएंगे आपका जो प्राइस है वो 1 जुलाई से इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, 3999 का हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ आपके जो कोर्सेज हैं, वीडियोस हैं, वो भी काफी ज्यादा हो जाएंगी। तो आपको लेट नहीं करना चाहिए। प्राइस की बात छोड़ो, प्राइस कितनी हो जाएगी डजंट मैटर, बट मैटर करता है कि वीडियो की लेंथ, वीडियो कितनी हो ज्यादा हो जाएगी, वो मैटर करता है, क्योंकि आपको सारा का सारा पढ़ना पड़ेगा। अब आप उन बच्चों से compete तभी कर सकते हो जब आप उन बच्चों से आगे चलने की आदत डालो। अब आप डिसाइड कर लो कि आप 700 के बाद आने वालों से भी पीछे रहना चाहते हो या आप इन 700 से भी आगे निकलना चाहते हो। इट्स अप टू यू। तो आपको ये डिसाइड करना होगा। जल्दी से जल्दी जोरावर क्लासेस का ऐप जो है वो इंस्टॉल कर लीजिए एंड अपनी आईडी बना लीजिए एंड जल्दी से जल्दी हमारे साथ आ जाइए और हम लोग मिलके केबीएस की जर्नी को तय करेंगे। थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एंड जरूर बताना कमेंट में कि वीडियो कैसी लगी एंड लाइक करके जरूर जाना। ठीक है, थैंक यू।